नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी राम राम। कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी क्लास 6 है और प्रैक्टिस के तौर पर देखा जाए तो ये हमारी क्लास 3 है। अभी देखो थोड़ा 2 मिनट हम बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास नोट्स आपको बनाने हैं क्यों, क्योंकि ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। कैलकुलेशन आपको डेली करनी है मेरे भाई। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो एग्ज़ाम की दौड़ है ना, कि सिलेक्शन लेने की जो दौड़ है, उसमें आप बहुत पीछे हो अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि अल्टीमेटली कैलकुलेशन से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। डेली प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आप रोज़ क्लास भी कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी किसी से भी पढ़ रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो आपकी क्लास यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है उसका। डेली आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल कैसे बनाना है कि आपको, मेरे हिसाब से अगर घंटों में ना देखा जाए तो आपको एक डेली वेटेज लेके चलना चाहिए। कैसे कि मुझे इतनी इंग्लिश आज पढ़नी है, इतना मैथ्स आज पढ़ना है, इतना जीएस आज पढ़ना है, और इतने क्वेश्चन मुझे लगाने हैं या इतनी क्लासें मुझे लेनी है। उस टाइप से आप टारगेट बनाइए। फिर चाहे वो 8 घंटे में पूरा हो, 10 में हो या 12 में हो, पूरा करना है उसको। वोकेब डायरी आपको मेंटेन करना है। वोकेब डायरी कैसे, डेली का आप एक छोटा डायरी ले सकते हो या एक छोटी कॉपी ले सकते हो, जिसमें आप 10-15 जितनी आपकी क्षमता हो डेली वोकेब लिखिए, और उन वोकेब को दिन में 3 से 4 बार रिवाइज करिए। इससे क्या है, आपकी वोकेब अच्छी हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज आपको, अगर आप अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप पीवाईक्यू लगाइए, उन टॉपिक्स के लगाइए जो आपने पढ़ लिए हो या जो आपका चल रहा है क्लास में, उनके पीवाईक्यूज आप लगाइए। लेकिन पीवाईक्यूज भी आपको डेली लगाने हैं, टेस्ट सीरीज लगाना है। इससे आपको एक्चुअल में रियलिटी पता चलेगी कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हो, आपकी तैयारी अभी कहाँ तक हो पाई, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि आप अभी कितने पीछे हो या कितने पानी में हो। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं। ये चाहे आप कहीं से पढ़ो, किसी से पढ़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप उससे आउटपुट कितना निकाल पा रहे हो। अगर आप अपनी क्लासें ले रहे हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है फिर। आप सब भूल जाएंगे, 4 दिन 6 दिन बाद वापस भूल जाएंगे कि आपने 6 दिन पहले क्या देखा था, कौन सी क्लास ली थी। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस ज़रूर करना है उसकी, और मल्टीपल टाइम क्लास नोट्स को रिविज़न करना है। क्लास नोट्स जितना बार रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट पकड़ होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन था हमारा, विपुल एंड मनीष इन्वेस्टेड द सम ऑफ 15,000 एंड 20,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम एंड 30% पर एनम रिस्पेक्टिवली ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ द टाइम पीरियड इन 3 year of both, then what will be the total compound interest earned by विपुल एंड मनीष। देखो क्या कह रहा है, एक विपुल है दूसरा है मनीष। ये 15,000 इन्वेस्ट करता है और ये 20,000 इन्वेस्ट करता है। दोनों ने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। रेट परसेंट दोनों का अलग अलग है। ये 20% पर करता है और इसका जो रेट परसेंट है वो 30% है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा दिया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 3 साल का है। आप जब क्वेश्चन को, क्या है, क्वेश्चन आप अभी लगा रहे हो लेकिन इनको समराइज करना भी सीखिए कि हमें सिर्फ हमारे काम काम की चीज़ें क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ने पर ही उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें क्या, 15,000 हमारा प्रिंसिपल है, 20% रेट है, 3 साल दोनों का टाइम पीरियड है, और हमसे पूछा है इंटरेस्ट, दोनों का कंबाइंड इंटरेस्ट। तो हमें करना क्या है, हमने 15,000 पर 3 साल का कितना बनेगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5, 30% का 3/10। ठीक है, निकाल देते हैं। इसका अमाउंट कितना बन जाएगा 3 साल में, 6/5, 6/5, 6/5, 3 बार लेने। ऐसे ही इधर 20,000 का 3 बटे से हो जाएगा, ये कितना 13/10, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ये इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो ये अमाउंट हो जाता है 13/10, 13/10। ठीक है, 3 साल बाद ये इतना बनेगा, ये इतना बनेगा। 5 से 3 बार चला जाएगा, 5 से फिर 6 बार चला जाएगा, और 5 से फिर 12। फिर कितना हो जाएगा 120 इंटू 6 36 6 216। स्क्वायर क्यूब टेबल्स और मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन ये डेली करना है आपको। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो प्रैक्टिस में आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बहुत टाइम लगेगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार बहुत टाइम लग रहा है मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। इधर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, कितना हो जाएगा देखो,
13 का अब आपको क्यूब पता होना चाहिए, नहीं पता होगा कैलकुलेशन में 2 मिनट वेस्ट कर दोगे। 2197 इंटू ये कितना बचा था 20, ठीक है। इधर कितना अमाउंट बनेगा मेरा, मल्टीप्लाई कर लें, 0 ये 12 6 72 2 ओ 7 1 9 1 2 5, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 0 9 और 2 1 3 और 4, ठीक है। ये इतना है। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारे पास, टोटल प्रिंसिपल था 15,000 इधर था और 20,000 इधर, टोटल प्रिंसिपल था हमारे पास 35,000 टोटल प्रिंसिपल। ऐसे ही टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल अमाउंट हो जाएगा 43 और 25, ये देख लो कितना 0 और ये 4 2 6 9 9 18 5 3 8 1 9 और 4 2 6 69,860 हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल अमाउंट, है ना। तो जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल देख लेते हैं कितना, 0 6 8 माइनस 5 जाएगा 4 और ये 6 3 34,860 34,860, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से आप कैसे करना चाहेंगे, दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ बता देता हूँ मैं शॉर्ट में। दूसरा तरीका क्या है अपना, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कैसे, इफेक्टिव रेट परसेंट से आप कर सकते हो कि हमारा जो दिया था हमें 20%, 20% का 3 साल का जो इफेक्टिव रेट होता है वो होता है 72.8, ठीक है। आपको इफेक्टिव रेट देखो मैं लिखवा देता हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं हम, और पहले आपको लिखवा ही देता हूँ मैं, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम थोड़ा लास्ट में चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, कुछ रेट परसेंटेज जो रिपीट होते हैं, जैसे 5 10 15 20 30 25, तो इनके हम क्या है 2 2 3 3 साल के रिजल्टेंट देख लेते हैं, इफेक्टिव रेट या रेट परसेंट। किस किस का देख लेते हैं, 5%, 10%, 15 20 25 30, और भी कुछ देख लेते हैं जहाँ और कौन कौन से रहते हैं अपने जो रिपीट होते रहते हैं। इससे क्या आपको फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा। फायदा ये हो जाएगा कि इनके रिजल्टेंट से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं दो साल और 3 साल का, है ना। तो 5% का अपना 2 साल का होता है 10.25% और 3 साल का होता है 15.7625%। 10% का अपना 2 साल का 21% होता है और 3 साल का जो होता है 33.1%। इसका 4 का भी आप याद रख सकते हो, 4641% फॉर ईयर। 15% का जो होता है अपना होता है 2 साल के लिए हो जाएगा 32.25% और 3 साल का जो हो जाएगा अपना 52.0875%। निकालना हमने बेसिक क्लास में देख लिया था कैसे निकालते हैं, बाकी ये डायरेक्ट आप याद रखने के लिए हैं। 44% और ये हो जाएगा अपना 72.8%। 25% का हो जाएगा अपने पास क्या हो गया है, 3 साल के लिए इसका हो जाएगा अपना 95.3125%, ठीक है। 30% का जो अपना हो जाएगा कितना 69% और ये हो जाएगा 119.7%। और देख लेते हैं और क्या क्या देख सकते हैं, 40% का देख लेते हैं 96%, 174.44%। 50 का देख लेते हैं 125%, 237.5%। 2% का देख लूँ
4.04%, 6.1208%, 3 6.09%, और ये हो जाएगा अपना 9.2727%, 4% 8.16%, और ये हो जाएगा अपना 12.4864%। 6% का भी देख ही लेते हैं, 12.36%, और ये हो जाएगा 19.1016%। 8% 16.64%, 25.9712%। तो ये कुछ रिजल्टेंट है 2 साल और 3 साल के, और ये 4 साल का भी है। तो इनको याद रखना है आपको। इससे क्या है कि जैसे हमें 20% की ज़रूरत पड़ी थी, है ना, और 30% की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, तीन साल का 20% है। 3 साल का 20% कितना था, 72.8%, और 3 साल का 30% था 119.7%। तो यहाँ से भी डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल सकते थे हम। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल का और ये सेकंड प्रिंसिपल का निकालते ना इतना, तो वहाँ से डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, बाकी अपना ये मेथड भी बुरा नहीं है, ये भी बढ़िया मेथड है, इससे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। In what time will 39625 amount to 456976 at 8% per annum interest being compounded half yearly? तो क्या बोला है कि ये जो हमारा 3,90,625 है, ये 4,56,976 हो जाता है। रेट परसेंट दिया है 8%। कितने टाइम पूछा हमसे, और हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हो रहा। तो रेट परसेंट जो हो जाएगा हमारा हाफ ईयरली में हो जाएगा 4%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/25। अभी देखो टाइम हमें नहीं पता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि या तो इसका रेशो वेशो काटो आप, अगर नहीं कट रहा तो यहाँ से देखो ये क्या है 25, और ये अमाउंट इसमें कितना हो जाएगा 26। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मेरे पास क्या रहेगा, ये रहेगा 25 26। अब टाइम के लिए हम क्या करते हैं, 2 साल का स्क्वायर, 3 साल का क्यूब, 4 साल का पावर 4, ऐसे ही करते हैं। अगर 2 साल में जाएंगे तो कितना होगा 625, और ये 676। 3 में जाएंगे तो कितना 15,625। देखो ऐसे ही जब आप 4 में चला जाओगे तो ये हो जाएगा अपना कितना 390625, 390625। ये जो हमें प्रिंसिपल दिया गया है ये क्या है, एक्चुअल में इसका पावर 4 है 25 का, है ना। ऐसे ही तो ये इधर भी पावर 4 होगा, कितना है 456976। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो 4 साल में इतना अमाउंट हो रहा है। टाइम हमारे पास पता चल गया हमें 4 ईयर हाफ साइकिल, हाफ ईयरली साइकिल, है ना। तो जो एक्चुअल टाइम ईयरली होगा पर एनम वो कितना हो जाएगा अपना 2 ईयर। है ना, ठीक। दोनों जगह दो दो ऑप्शन सेम हो गए क्या। नेक्स्ट पे आ जाएगी। एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो बोला क्या है कि कोई प्रिंसिपल है हमें नहीं पता, 26% पर उस पर रेट लगा हुआ है, और हमें बताना है कि कितने टाइम में ये डबल हो जाएगा। टाइम बताना है ना। तो देखो डबल होने का मतलब क्या है कि कोई एक प्रिंसिपल 100 था 200 हो गया, यही बोला है। कोई प्रिंसिपल 1000 रहेगा तो 2000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस पर 100 इंटरेस्ट मिला है, इस पर 1000 इंटरेस्ट मिला है, एक ही बात है। 100 पे कैलकुलेशन करो, 1000 पे करो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 100 है, प्रिंसिपल 100 है, तभी जाके तो डबल हुआ। कितने टाइम में वो ये बताना है हमें। रेट हमें दिए ये 26%। 26%, इसका मतलब ये 100 पर अगर रेट परसेंट निकालेंगे, 100 कब मिलेगा, जब 100% निकलेगा। 100 का 100% ही तो वापस 100 आएगा ना, परसेंट हटा के ये करोगे ऐसे तो इसका मतलब हमें जो है रेट परसेंट को 100% तक ले जाना है। 100% तक ले जाने के लिए क्या करना है हमें, जैसे रिजल्टेंट से भी निकाल सकते हैं ना कि 26 26 2 साल के लिए कितना हो जाएगा
676 52 58.76 3 साल में नहीं हो पा रहा, 2 साल में तो नहीं हो पा रहा है, 3 में देख लेते हैं। 26 26 26 676 इंटू 3 प्लस का 26 का क्यूब, यही होगा कितना, ये 78 हो जाएगा प्लस का ये 6 पॉइंट, हाँ ये कितना हो जाएगा 22 और 20.28 प्लस ये हो जाएगा कितना 766 इंटू 26। तो यहाँ से देखोगे तो ये कितना 98.28, तो यही हो गया, और प्लस में ये कुछ और आएगा बटेगा ये 0.000 ये होता है ना। तो ये जब कुछ और ऐड होगा तो ये लगभग 100% के पास पहुंच गया है। तो हमारा जो टाइम क्या है, 3 साल में हमारा कोई भी प्रिंसिपल डबल हो रहा है 26% रेट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 66,300 between A and B in such a way that the amount that A receives after 8 years is equal to the amount that B receives after 10 years with compound interest being compounded annually at the rate of 10% per annum। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमने ये शायद पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ लेते हैं इसको। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक प्रिंसिपल है, अभी इसको दो लोगों में डिवाइड किया गया है, एक ए में और एक बी में, और इन दो लोगों को, एक को दिया गया है 8 साल के लिए और दूसरे वाले को दिया गया है 10 साल के लिए 10% पर एनम पर। रेट जो है कितना 10% पर एनम। तो ये जो अमाउंट बनता है ये दोनों हो जाता है बराबर। कब, जब ए का अमाउंट 8 साल बाद 10% पर इंटरेस्ट मिलेगा और बी के अमाउंट को 10% पर 10 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये जो अमाउंट हो जाता है ये हो जाता है बराबर। अब ऐसे बेसिक से जाएंगे तो क्या है, बेसिक से ये है हमारा कि जो हमारा A1 है और हमारा जो A2 है, A1 को मिल रहा है कितना, देखो समझाना क्या चाह रहा हूँ कि रेट परसेंट है हमारा 10%, फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। तो कोई प्रिंसिपल जो है 10 से 11 हो रहा होगा, लेकिन हमारे पास क्या है, टाइम नहीं है। टाइम कितना है 8 साल और 10 टाइम है, लेकिन अभी इसका क्या है, हमें सिर्फ गैप लेना है, टाइम गैप 2 साल। इसका करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर किया तो मुझे मिला 100 और 1 to 1। अभी देखो अगर ये ए और ये बी है, ए को 100 और बी को 121 मिला। अभी जैसे बी को 10 साल के लिए मिल रहा है और बी को यहाँ अमाउंट 121 दे देता हूँ, तो इसका जो अमाउंट है वो तो ए से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ए को तो अमाउंट 100 मिला है और रेट परसेंट इसको भी 8 साल के लिए 10% मिला है। तो 100 पर 8 साल का 10%, 80%, 1 to 1 पर 10 साल का 10%, 100%। अमाउंट कभी बैलेंस हो ही नहीं पाएगा, दोनों बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन दोनों को स्वैप करना है, रिवर्स कर देना है, 1 to 1 और 100। इससे क्या होगा कि 1 to 1 को 8 साल के लिए 10% के रेट पर मिलेगा और इसको 10 साल के लिए 10% के रेट पर मिलेगा, और ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा, अमाउंट का रेशो जो होगा वो इसके रेशो में होगा, मतलब जो A1 अपॉन A2 का रेशो रहेगा वो 1 to 1 अपॉन 100 रहेगा। अभी हमें कितना दिया गया है 66300। तो हमारा टोटल कितना है 1 to 1 और 100, 200 2 to 1, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 66300। कितने टाइम से ये इसका 300 टाइम से। तो हमारा जो A1 का ए का जो है A1 और A2, ये हमारा एक्चुअल में A और B है। तो ये जो है कितना 1 to 1 इंटू 300, और B जो हो जाएगा अपना हो जाएगा 100 इंटू 300। तो इसको कितना दिया गया था, इसको 363 इतना दिया गया था और इसको कितना 3000। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं, वैल्यू स्वैप क्यों करते हैं, क्योंकि जिसको कम टाइम ब्याज मिल रहा है उसको ज़्यादा देना पड़ेगा और जिसको ज़्यादा टाइम ब्याज मिल रहा है उसको कम देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा अमाउंट बैलेंस हो जाएगा। कि अगर ज़्यादा वाले को ही ज़्यादा दे देंगे और कम वाले को कम देंगे तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इन दोनों वैल्यू को स्वैप कर देंगे। और इसका बेसिक भी देखना चाहेंगे 8 साल और 10 साल का, देखो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं।
या फिर इसका बेसिक लास्ट में समझाता हूँ, क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक योजना में 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश किया गया था जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। पहले 2 वर्षों के दौरान योजना ने 8 और 80% और 60% की दर से वृद्धि प्रदान की। तीसरे वर्ष के दौरान 40% का डिक्लाइन हुआ। तो टोटल इंटरेस्ट देखो, मान लेते हैं कि कोई 100 अमाउंट है हमारा, और पहले साल इस पर 80% का इंक्रीमेंट हुआ और दूसरे साल इस पर 60% का इंक्रीमेंट हुआ। तो क्या हो जाएगा, पहले साल पर 80% हो जाएगा इंक्रीमेंट, तो कितना हो जाएगा 180। फिर इस 180 पर 60% इंक्रीमेंट हुआ, तो 180 का 60% कितना हो जाएगा, 160% इसका अमाउंट टोटल। ये हो जाएगा हमारा 8 और 16 1 2, ठीक है, कुछ गलत हो गया, 1 मिनट। कोई प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया हमने 100, पहले साल में जो इंक्रीमेंट हुआ इस पर 80% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर कुछ अमाउंट मिला, फिर इस पर 60% का इंक्रीमेंट हुआ। पहले वर्ष के दौरान योजना 80% और 60% के दर से वृद्धि प्रदान की, लेकिन तीसरे वर्ष के दौरान 40% की गिरावट। अभी जो तीसरे साल का अमाउंट है उस पर 40% का डिक्लाइन हुआ है। तो देख 100 पर पहले साल कितना 4/80% अपना कितना होता है 4/5, मतलब टोटल कितना 9/5 अमाउंट होगा। फिर दूसरे साल में कितना है 60, 9/5 क्यों किया, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू और इस पर इतना इंटरेस्ट मिला, तो टोटल अमाउंट जो बनेगा वो 5 + 4 9 आउट ऑफ 5। इस पर कितना 3/5 होगा ये, तो ये हो जाएगा अपना। सेकंड टाइम में कितना बढ़ा 3, 8 आउट ऑफ 5। और थर्ड टाइम में डिक्लाइन हुआ है 40% का, -2 आउट ऑफ 5, तो बचा कितना 3/5। ठीक है, हो जाएगा 5 से चला जाएगा अपना 4 बार। अब ये 36 इंटू 24/5 और काट दें इसको काट देते हैं 7 और 2, 7.2 इंटू 24 कितना बनेगा टोटल अमाउंट हमारा, ये हो जाएगा 48 और ये 7 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 168 और कितना 4 प्लस का कैरी किया था 172.8। अभी देखो कोई प्रिंसिपल 100 था और वो 3 साल बाद 172.8 हुआ, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ 72.8 का। इतना परसेंट हमें क्या मिला, ब्याज मिला, इसी का हमें रेट परसेंट बताना था। अभी देखो यहाँ हमने जो इफेक्टिव रेट अभी देखा था 2 साल 3 साल के लिए, अगर नहीं पता होगा तो यहाँ हम कैलकुलेशन में फिर फंस जाएंगे। अभी हमें जो 72.8 मिला है, कब मिला है 3 साल पर, 3 साल बाद का ये रेट है और कंपाउंडेड है, तो ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी मिला होगा, तो जो रेट परसेंट रहा होगा ये हमें, जैसे यहाँ तो पता है कि 20% का 3 साल का इफेक्टिव है 3 ईयर रिजल्टेंट, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो कैसे पता चलेगा, कैलकुलेशन में फंस जाएंगे या गलत हो जाएगा। इसलिए रिजल्टेंट भी याद करना बहुत जरूरी है। ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका कितना 20%। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ 5760 अमाउंट 720 4 ईयर and x in 12 years at 100% annum when the interest compounded yearly in both the cases what is the value of x। देखो बोला गया है कि 5760 का कोई प्रिंसिपल है, ये 4 साल में हो जाता है हमारे पास 7200 एंड नेक्स्ट 12 ईयर में हो जाएगा ये कितना x, तो हमें यही अमाउंट बताना है कितना। दोनों मामलों में 4 वर्षों में 720 है और 12 वर्षों में x हो जाती है, जबकि ब्याज दोनों मामलों में वार्षिक रूप से संयोजित है, x का मूल्य है। अभी क्या है कि रेशो काट लेते हैं इसका, ये हो जाएगा अपना 4 से काट दें 144 और ये 180 और काट दो 18 से कट रहा है डायरेक्ट, ये हो जाएगा 8 टाइम और ये 10 टाइम, ये हो जाएगा 4:5। अगर हमारा यहाँ से यहाँ का रेशो जो है 4:5 है, तो यहाँ से यहाँ देखो 4 साल है तो इधर कितना 8 साल, टोटल कितना 12 साल, यहाँ भी 2 कर दें क्या, इधर 4 ईयर और इधर 4 ईयर, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से 4:5 है तो नेक्स्ट 4 ईयर का भी रेशियो कितना होगा 4:5 और उसके नेक्स्ट 4 ईयर का भी रेशियो क्या होगा 4:5।
रेशो अगर बैलेंस भी करेंगे तो ये 5 इधर चला जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 16 और लास्ट वाला 25। अगर 16 की वैल्यू हमें ये दी हुई है कितनी 7200, 4 और ये कितना बचेगा 45 0 450। ये भी हो जाएगा अपना इतने टाइम, कितना हो जाएगा 0 25 5 125 12 25 112 1 2 1 1 2 11 250। सही है 0 25। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। अतुल ने 12,000 रुपये की राशि उधार ली और प्रथम वर्ष के अंत में 4800 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 9240 रुपये का भुगतान करके उसे चुकाने के लिए सहमत हुए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन की, एक 12,000 रुपये का प्रिंसिपल है, उस पर पहले साल इंटरेस्ट लगा, पहले साल इंटरेस्ट लगा दें इस पर 1+R%। फिर इसने क्या किया 4800 चुका दिए, जितना भी ये अमाउंट बना होगा इसमें से इसने 4800 दे दिए। अब जो बचा हुआ है ये इतना बचा हुआ, इसमें से ये माइनस होने के बाद इस इतने अमाउंट में से ये 4800 जब माइनस हो जाएगा तो जो भी अमाउंट बचेगा उस पर फिर से इसने क्या किया है, फिर सेकंड ईयर में रेट परसेंट लगाएगा, दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा। और जो मिला है वो इसने टोटल कितना 92,400 चुकाया है, 9240 इतना। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, अभी हमें अगर बेसिक से करने जाएंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि 1+R% में फिर से 1+R% का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर में चला जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल कोई सा भी एक ऑप्शन उठाते हैं और चेक करते हैं किसमें ये हमारा LHS और RHS बराबर आता है। जिसमें भी हमें ये बराबर मिलेगा वही हमारा आंसर हो। जैसे मैं पहले ही ऑप्शन उठाता हूँ 10%, ये क्या हो जाएगा 12,000, 1 + 10% हो जाएगा अपना 1/10 माइनस 4800 और ये 1 + 1/10 बराबर 9240। ठीक है, देखते हैं आता है नहीं। ये हो जाएगा अपना 12,000 11/10 माइनस 4800, ये फिर से 11/10 9240। ठीक है, अभी यहाँ से क्या ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 12 11 13200 माइनस 4800 11/10 9240 0 0 12 में 4 जाएगा 4 और ये हो जाएगा तेरह 5 जाएगा 8400, इसका 11/10 0 0 कितना हो जाएगा 0 4 88 और 4 92। तो ये 9240 इसके बराबर में भी कितना था 9240 ही था। तो हमारा जो LHS और RHS जो बराबर आया है किस पर आया 10% रेट पर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10% रेट। बाकी तो इसको क्वाड्रेटिक बना के भी सोल्व कर सकते हो पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक क्वेश्चन हमने जो छोड़ा क्या था, जो किया था उसका बेसिक को समझ लेते हैं, कहाँ था वो, ये है ना। इस क्वेश्चन को हमने थ्योरी क्लास में नहीं पढ़ा था तो इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, स्वैप क्यों करते हैं, टाइम गैप क्यों लेते हैं, वो सब यहाँ देख लेते हैं। देखो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी दो लोग हैं, इसे मान लीजिए 2A और ये है अपना B, ये दो लोग हैं। अब वो बोल रहा है कि इनको 10 साल बाद 12 साल बाद कोई भी रेट परसेंट दे देगा और उस पर रेट परसेंट दे दिया जैसे 10%, और इसको 8 साल दिया, इसको 10 साल दिया और उसके बाद इनका अमाउंट सेम हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में इसको कैसे समझना है, ये है कि एक A है अपने पास और एक B है। बोल रहा है कि इसको 8 साल बाद, इसको 10 साल बाद 10% के रेट पर जो अमाउंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, है ना। यही हमारे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो 6300 का अमाउंट है इन दोनों को डिवाइड किया गया है और ऐसे डिवाइड किया गया है कि इसको 8 ईयर बाद और इसको 10 ईयर बाद जो अमाउंट मिलेगा वो दोनों का बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों को जो इक्वल अमाउंट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है उसको हम थोड़ा बेसिक से अब समझ लेते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, ये है कि जो हमारा A1 है
ये वाला अमाउंट और ये A2 है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कब? जब इस पर 8 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा और इस पर 10 साल के लिए मिलेगा। तो करना क्या है हमें, हमारा जो बेसिक जो फॉर्मूला है कि हमारे प्रिंसिपल पर हमें 1+ का रेट परसेंट मिला होगा n टाइम के लिए, और ऐसे ही दूसरा अमाउंट भी हमें प्रिंसिपल पर 1+ का r% मिला होगा n टाइम के लिए। n2 टाइम ले लो इसको, 1 टाइम ले लो, दोनों में अलग अलग टाइम है ना, और रेट तो दोनों का सेम ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल भी हमें पता नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग रहेगा दोनों का। तो देखो क्या होता है, इस प्रिंसिपल पर पहले a को जितना मिला होगा, रेट हमारा 1/10, पावर हमें 8 साल दिया है। ए को कितने सालों के लिए मिल रहा है? 8 सालों के लिए। और ऐसे ही दूसरा जो बी को जो अमाउंट मिलेगा प्रिंसिपल P2, उसको भी 10% की रेट पर ही मिल रहा है, और कितने सालों के लिए मिल रहा है? 10 सालों के लिए। अब ये जो अमाउंट है ये दोनों क्या है, बराबर हो जाते हैं इतने टाइम के बाद। तो क्या हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि इन दोनों का P1 के अपॉन में इस P2 को ले आता हूँ और इसको इसके बटे में भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 11/10 की पावर 10, और बटे में ये जो वैल्यू आएगी इधर वाली कितनी, 11/10 की पावर 8। तो हमारा P1 और P2 का रेशियो क्या है, जब भी हम बटे में देखते हैं और पावर अलग अलग होती है तो पावर से पावर डिवाइड हो जाती है, ये 2 पावर बचेगी यहाँ से, बेस दोनों का सेम है। तो हमारा 11/10 का जो पावर कितना बचेगा, 8 से 8 कट जाएगी, बचे हुई 2, ठीक है। तो P1 और P2 का जो रेशियो रहेगा वो क्या बना हमारा, 1:1/100, है ना। P1 को कितना मिलेगा 121, P2 को कितना मिलेगा 100, टोटल कितना हो गया 221, जिसकी वैल्यू दी थी 66300, कितने 300 टाइम्स। यहाँ से P1 और P2 का जो रेशियो आया है वो क्या है, 1:1 और 100, है ना। अब हमने क्या किया था, हम क्या कर रहे थे कि A और B को जो अमाउंट मिल रहा है वो बराबर हो रहा है 8 और 10 सालों में 10% के रेट पर। तो हम क्या इतना सब नहीं करके हम क्या कर रहे थे कि इस रेट परसेंट का हमने लिया फ्रैक्शन 10, और इसमें प्रिंसिपल और A1 और B का जो रेशियो बनाया वो बनाया 10 और 11। अभी चूंकि टाइम गैप यहाँ 8 और 10 का टाइम गैप ही तो बचा है, ये 2 कटने के बाद क्या बचा 2, तो हम डायरेक्ट क्या ले रहे थे कि दोनों का टाइम गैप ले लो सीधा सीधा, कितना 2, और 2 का हमने कर लिया स्क्वायर, तो हमें क्या मिला 100 और 1:1। अभी यहाँ देखो, जब हमने इस वैल्यू को काटा था तो हमारे पास रेशियो P1 का 1:1 आया था और P2 का 100 आया था। मतलब क्या हुआ था कि अभी हमें A के लिए क्या मिला है 100 और B के लिए क्या मिला है 1:1, है ना। तो ये क्या है, यहाँ एक ए के लिए क्या मिला था 1:1 और बी के लिए क्या मिला था 100, रिवर्स मिला है। तो इसलिए हम इस वैल्यू को स्वैप कर देते हैं ऐसे 1:1 और 100। ये स्वैप क्यों किया, ये बेसिक हमने जो बेसिक फॉर्मूला देखा वहीं से निकल के आया है कि इसके साथ जो वैल्यू थी वो बटे में जाएगी उधर तो नीचे आ जाएगी, इसलिए यहाँ वैल्यू को स्वैप किया गया था। और यही हमारा जो अमाउंट था टोटल, इसी की वैल्यू हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, है ना। तो आगे से हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि ए और बी को जो भी मिलेगा वो 10% के रेट पर टाइम के डिफरेंस में मिलेगा और वैल्यू दोनों का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा बेसिक इसका था, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी आगे से तो ऐसे करना ही है, वो बेसिक पे जाना ही नहीं है, बस इतना ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए काफ़ी है इतना। थैंक यू सो मच। कैलकुलेशन वगैरह करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है, क्लास नोट्स बनाने हैं ताकि आप बढ़िया से रिवीजन कर पाएँ। बाकी आप कहीं से पढ़े, कहाँ से पढ़े, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। धन्यवाद।